ना सत्वत्सर पाठी च नरकेशु पपद्यते ब्रह्मलोक प्रतिष्ठाम च लभते दैवचिंतकः। वृद्ध संहिता के श्लोक नंबर 28 में ये लिखा गया है कि ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने वाले मनुष्य या उसको पढ़ाने या पढ़ने वाले मनुष्य कभी नरक में नहीं जाता, और ज्योतिष का चिंतन करने वाले इंसान को देवलोक और ब्रह्मलोक में मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूं। और आज की सीरीज़ में आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा मुझे मैसेजेस आए हमारी लास्ट वीडियोस के, वो है प्रोफेशन को लेकर। देखिए, प्रोफेशन को लेकर या प्रोफेशन को फाइंड आउट करना एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में एक सबसे ज़्यादा मुश्किल मुद्दा है, क्योंकि प्रोफेशन ही ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमारी पूरी लाइफ का दारोमदार टिका होता है। इससे भी बड़ी बात, जब हम किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं या हम कोई वीडियो देखते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा 10th हाउस के बारे में लिंक किया गया है कि 10th हाउस से ही हमारा कर्म स्थान होता है और इसी से हम अपना कारोबार चेक करते हैं। लेकिन कारोबार के लिए एक छोटी से छोटी चीज़ को देखकर अगर देखा जाए, अगर इसी चीज़ को बहुत ही नॉर्मल वे में फाइंड आउट किया जाए तो बहुत आसान हो सकता है। एकेडमिक वे में इसको समझने का तरीका बहुत अलग और बहुत बड़ा है, लेकिन ये वीडियो का हमारा पर्पस है, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पता लगे जो हम एकेडमिक वे में पढ़ नहीं पाते। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर 10वें घर की बात की जाए तो 10वें घर को प्रोफेशन के लिए मेरे हिसाब से सिर्फ 20 या 30% ही उसको वेटेज दी गई है। 10वां घर नो डाउट हमारे कर्म का घर होता है, लेकिन ये हमारी पूरी ज़िंदगी के कर्म होते हैं, चाहे हम कुछ डोनेट करें या जनरल कर्माज होते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जिस प्रकार हम किसी भी होरोस्कोप को देखने के लिए, किसी भी टॉपिक को देखने के लिए उसका जो सर्जिकल चार्ट कहा जाता है, जिसको वर्ग चार्ट कहा जाता है, उसे फाइंड आउट करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं शादी की बात करूँ, शादी के लिए सिर्फ 7वां घर ही नहीं देखा जाता। 7वां घर हमारे हर ओपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर 7वें घर को ज़्यादा इलेबोरेट करना होगा तो हमें उसके लिए नमाज चार्ट देखना होगा। उसी प्रकार अगर किसी भी जातक के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें या किसी को डायरेक्शन देना चाहें कि वो कौन सा काम करे, उसके लिए ज़रूरी होता है D10 चार्ट को देखना। इसी प्रकार 10th हाउस के साथ साथ D10 चार्ट को इक्वली एनालाइज करना एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर का फ़र्ज़ होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बहुत आसान तरीके से समझाना चाहूँगा। जब हम किसी भी जातक को उसके कारोबार के बारे में डिस्कस करते हैं, या हमें कोई भी नेटिव आके कहता है कि सर मैं कौन सा कारोबार करूँ, या हमारे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि सर कौन सा कारोबार किया जाए, इसके लिए आप एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखें। कारोबार के लिए एक बहुत ही अच्छी बात फेमस है कि अगर हम अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना लें तो हम हमेशा फ्री रहते हैं। वो कारोबार हमारे लिए एक बहुत ही इंजॉइंग रहता है, हम उसको लेकर लाइफ में किसी तरह की टेंशन नहीं ले पाते। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि कहते जो हमारे अंदर पैशन होता है या जो हमारे अंदर ऑब्सेशन होता है किसी भी चीज़ को लेकर, अगर हम उसी का काम कर लें तो समझ लीजिए हमें ज़िंदगी भर काम करना ही नहीं पड़ा और हम फ्री रह के सारी उम्र लर्न भी कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ये ऑब्सेशन को कैसे फाइंड आउट करना है, तो बड़े ध्यान से देखिए। अगर ऑब्सेशन की बात की जाए या मैं कहूं कि जुनून की बात की जाए, देखो हमें किसी को किसी चीज़ का जुनून होता है, किसी को कपड़ों का जुनून होता है, किसी को बालों का जुनून होता है, बिजनेस का ही कईयों को जुनून होता है। तो जो आपके अंदर जुनून है ना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसी जुनून को लेकर काम करना शुरू कर दें तो आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोशिश हमें ये धीरे धीरे करनी होगी कि हम इन सारी चीज़ों को फोकस करें। लेकिन मोटे तौर के ऊपर देखा जाए, जो जुनून और ऑब्सेशन का प्लैनेट है वो होता है राहु। आप एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखना, जिस घर में हमारा राहु बैठा होगा वहाँ के घर के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। राहु कहाँ पर बैठेगा और हमें कौन सा काम करना चाहिए, अगर आप सभी लोग अपने होरोस्कोप्स को देखेंगे तो आप ये देखिए कि अगर आप जहाँ पर आपका राहु बैठा होगा D1 चार्ट के जिस हाउस के ऊपर, आप उस घर के रिलेटेड बड़े टेक्निकली ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। देखिए, जनरली जब हम लोग पुराने होरोस्कोप्स को एनालाइज करते हैं या हमारे पास कुछ लोग ऐसे होरोस्कोप्स लेकर आते हैं जिनमें कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने उन्हें रेकमेंड किया कि आप ये काम करें, ये करें, ये करें, वहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए किसी का 10वें घर में मंगल बैठा है तो कह दिया जाता है पुलिस और मिलिट्री में चले जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। 10वें घर में जिसका मंगल बैठा है वो पुलिस और मिलिट्री में चला जाएगा। वीनस जिसका 10वें घर में बैठा है वो फैशन इंडस्ट्री में चला जाएगा। मरकरी जिसका लगन में बैठा है वो मैनेजर ही बनेगा, या मरकरी जिसका 5वें घर में बैठा है वो टीचर ही बनेगा। देखिए, उसको फाइंड आउट करने के बड़े सारे रूल्स और बड़े सारे टूल्स होते हैं। अगर हम इसको ईजी वे में समझें तो जहाँ पर राहु बैठेगा जिस घर के ऊपर, आप उस घर के रिलेटेड काम करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके जो इनर ट्रेट्स हैं वो आपके साथ मैच करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा दूसरे घर में राहु बैठा है,
इसका मतलब मैं किस चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड हूँ? स्पीच को लेकर। मेरे को नई नई चीज़ें बोलना, नई नई चीज़ों के बारे में बातें करना और अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से डिवर्सिफाइड कर लेना, ये मेरी लाइफ का एक ऑब्सेशन है। अगर आप मुझे कहें कि मैं बिज़नेस के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर लूँ, शायद मैं कर नहीं पाऊँगा। बातें ज़रूर कर लूँगा, लेकिन उसको मैं मैनिपुलेट करके किसी भी तरीके से कवर कर लूँगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी का दूसरे घर में राहु है, तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा? अगर ऐसा जातक स्पीच के रिलेटेड काम करें, लेकिन कौन सी स्पीच? जो टेक्निकल स्पीच हो। अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, हमारा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमें अलग अलग लोगों से बातें करना, अलग अलग लोगों को डायरेक्शंस देना, उनकी बातों को समझना, उनकी बातों को उनके होरोस्कोप के साथ इंटरलिंक करना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी प्रकार हम सिर्फ और सिर्फ अगर राहु को इंटरलिंक करें, जैसे अगर मैं राहु की बात करूं, अगर राहु किसी का 5वें घर में है, तो 5वां घर हमारी बुद्धि का कारक है, 5वां घर टेक्नोलॉजी का कारक है।